नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से हम क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं। होपफुली इन छुट्टियों में आप लोगों ने भरपूर अपना टाइम स्पेंड किया होगा और मेरा ऐसे ही उम्मीद है कि आप लोगों ने पुराना सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, है ना। अब आज हम फिर से रिज्यूम करने वाले हैं। आज एक छोटा सा बीच में एक टॉपिक रह गया है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ये मैं आज आपको करवा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग वापस से अपने पोटेंशियल पे आ जाएंगे, क्योंकि ये गाउस लॉ पढ़ते वक्त ये मेरे ध्यान से निकल गया था। छोटी सी चीज़ है, जरा सी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ जो होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ईएम वेव पढ़ते वक्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ मैक्सवेल इक्वेशंस का बड़ा खासा रोल होता है। और इन मैक्सवेल इक्वेशंस के टाइम पे आप जब आप ये चीज़ चेक करना कि मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते वक्त जो मैक्सवेल चार इक्वेशन होती है ना, उन चारों इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन है वो यही है। जो पहली इक्वेशन है वो यही है, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। वो मैं आपको आज बताऊंगा खैर क्या होती है। ठीक है। तो आज शुरुआत इसी से करते हैं हम लोग। जो दूसरी इक्वेशन है वो बेसिकली फेराडे लॉ से आती है। फेराडे लॉ मैं आपको बहुत बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो फेराडे लॉ जो है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। फेराडे लॉ से ही निकलती है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझा दूंगा मैं आपको कि मैक्सवेल इक्वेशन का थर्ड लॉ क्या होता है। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे पढ़ाना था इस जगह पे, कहाँ पे, जब मैंने आपको गाउस लॉ पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टेट में। क्योंकि हम लोग इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालने वाले हैं। क्यों मैंने बोला डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है ना, आप इसमें देखिए ये इंटीग्रेशन फॉर्म में है। सो दिस इज अ इंटीग्रेशन फॉर्म। अब मैं इसी फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने बताया कि वो डिफरेंट इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, क्योंकि उसी इंटीग्रेशन फॉर्म से अब हम लोग निकालने वाले हैं उसका डिफरेंशियल फॉर्म। तो बच्चों, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है हालांकि, और उसी को बोलते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। और जब हम लोग एम्पियर लॉ की बात करते हैं, एम्पियर लॉ से निकलता है मैक्सवेल की इक्वेशन का चौथा रूप, दैट इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन कहीं ना कहीं ईएमटी के अंदर आप लोग निकाल लेते हो। ठीक है, तो वो एक अलग सा फैक्टर है, वो हम बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए जो आज का मैंने टाइटल लगाया हुआ है। मैं वो स्लाइड निकाल लेता हूँ। हम लोग कौन सी स्लाइड नंबर पे आ गए थे एक्चुअली। ओके। सो ये तो खैर मैंने आपको लास्ट टाइम पोटेंशियल की बातें की थी। पोटेंशियल अभी ख़त्म हुआ नहीं है। एक्चुअली पोटेंशियल निकालने का एक और तरीका है, वो बता दूंगा मैं क्या तरीका है। पहले मैं ये जो बीच में एक टॉपिक छूटा है ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, मैं एक बार इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये एक बार हम लोग कर लेते हैं। ये तो खैर मैंने आपको पोटेंशियल निकलवाया था किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये लास्ट क्लासेस का है मैटर। अगर कोई ने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो इस तरह से मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, हमने ये भी निकाला था पोटेंशियल फॉर्म फॉर इन्फानेट। ठीक है, ये लास्ट क्लास का ही मैटर है। सो होपफुली आप लोगों ने ये सब रिवाइज कर लिया होगा जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था। देखो बच्चों, गाइड के अकॉर्डिंगली अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज अब लगातार हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो कंटेंट आपका लगातार बढ़ता रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली के डेली रिवीजन कर लिया करो। और अब तो शायद मैं आपकी छुट्टी करूँगा भी नहीं किसी भी दिन। तो जब हर दिन क्लास होनी है तो फिर हर दिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब तो बस रक्षाबंधन के टाइम पे ही आपकी छुट्टी होगी, अदरवाइज आपकी छुट्टी नहीं होगी। डेली आपको लेक्चर मिलेंगे। ओके। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, ये हमारा अगला एक छोटा सा टॉपिक है।
तो ये मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, खैर छोटा सा टॉपिक है ये, बट ये करना ज़रूरी है क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो यही होती है। देखो क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म, आप लोगों ने खैर बचपन में पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन फॉर्म तो भी अभी आपको बताया मैंने कि इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, ई डॉट डी एस बराबर समेशन ऑफ क्यू, मतलब जैसे क्यू एनक्लोज, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये जानते हैं कि जो कोई भी वेक्टर होता है ना, फ्रॉम द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, किसी भी वेक्टर फील्ड का किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम उसका क्या ले लें, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लें। तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। होपफुली आपको ये थ्योरम पता होगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, रो डी वी होता है, शायद आपको ये पता होगा। ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग वहाँ पुट कर दें, दोनों चीज़ों को हम लोग अगर कंबाइन कर दें, तो हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रो और डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं। इसको एक तरफ ले लो या तो कंपेयर कर लो, एक तरफ ले लो। नॉर्मली जो सही तरीका तो ये होता है कि आप इसको एक ही तरफ ले लो, तो डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये फिजिकली भी सही होता है। अब हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन जीरो हो सर, बिकॉज हम जिस स्पेस में काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई तो वॉल्यूम होगा ही, सही, ठीक है। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो फिर हम ये बात बोल सकते हैं कि डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू जीरो, ओके। और अगर ये जीरो है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो ग्रेडियंट है, सॉरी ये जो डाइवर्जेंस है, ये हम लोग निकालते हैं। देखो बच्चों, ये हम लोग निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है डाइवर्जेंस। आपको मैं सिखा रखा है कि स्टार्टिंग में कि कैसे निकालते। तो देखो इस फॉर्मूले का जो यूज़ है ना, बेसिकली मैक्सिमम तब होता है जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि जो है चार्ज डेंसिटी बताइए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे चार्ज डेंसिटी की बात पूछी गई है, तो बेशक आपको इसी इक्वेशन को काम में लेना है। तो सवाल ये है कि सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन is found to be is found to be E is equal to k r cube r cap in spherical coordinate in spherical coordinate, क्योंकि देखो आर केप आ गया ना, तो आर थीटा फाइव तो स्फेरिकल सिस्टम में मिलते हैं ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके, तो सवाल ये है नंबर 1, फाइंड द
चार्ज डेंसिटी रो, कहा था ना मैंने। तो जब भी चार्ज डेंसिटी पूछी जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है तो आप यही फॉर्मूला काम में लें। सवाल ये है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो। रो पूछा है नंबर 1 पे आपको। नंबर 2 आपसे क्या पूछा है बेटा, फाइंड द टोटल चार्ज कंटेंट इन स्फेयर। फाइंड द टोटल चार्ज फाइंड द टोटल चार्ज कंटेंट इन स्फेयर। देखो इसने स्फेयर बोला है मतलब कि वॉल्यूम हमको स्फेयर का लेना पड़ेगा ना। इन स्फेयर ऑफ रेडियस आर centered at the origin centered at the origin। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, पहले रो निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। रो से क्यों निकल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमको रो बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और डाइवर्जेंस ऑफ ई, जैसा कि मैंने आपको पहले पीछे एक क्वेश्चन में लिखवाया है। ठीक है, एक मिनट में। तो रो निकालने के लिए सबसे पहले हमको डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वैसा आपको पता है कि स्फेरिकल सिस्टम में डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, हमको केवल डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालने के लिए 1/r², क्योंकि ये केवल आर डिपेंडेंट है इसलिए केवल आर वाला ही काम होगा, और जो ई का आर कंपोनेंट है वो यहाँ पर लिखना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है ना। अब यही फॉर्मूला होता है आर डिपेंडेंट का डाइवर्जेंस का, जैसा मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। अब यहाँ पे R² है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आर कंपोनेंट है वही आपको दे रखा है, उसने वो दे रखा है के R³ और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ये R² ऑलरेडी है सही, तो के तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इस चीज़ से। तो ये तो मेरे पास हो जाएगा K/R², और del/del r, और ये हो जाएगा R⁵। को अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी। सो दिस शुड बी 5K R⁴ अपॉन R। सो ये R² से R⁴ कटेगा, सो 5K R² यहाँ बचेगा, दैट्स द आंसर। सॉरी, ये तो केवल डाइवर्जेंस ऑफ ई है, ये तो केवल डाइवर्जेंस ऑफ ई है। अब मुझे निकालना है रो। So rho should be epsilon naught multiply with the divergence of E, that is 5K/r²। ये सिली मिस्टेक्स मत करके आ जाना है बेटा, ये जल्दीबाजी में हो जाती है, बट ये करना मत, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, तो ये रो का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब आपसे बोला है इसने कि ये निकालो के, सॉरी, टोटल चार्ज। तो बेटा इसके दो मेथड है टोटल चार्ज निकालने के। सबसे पहला मेथड तो ये कि अगर आपको रो मिल गया तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, dQ/dV होता है। तो इससे अगर आपको टोटल चार्ज Q निकालना है तो आप लोग इसका dV के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। अब चूंकि dV का वैल्यू आपको पता है 5K/r², और आपको dV का वैल्यू पता है r² sin थीटा
डी आर डी थीटा और डी फाई करके। तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा डी फाई का वैल्यू तो ऑलरेडी 4 पाई आपको मैंने बहुत पहले समझा रखा है कि फिक्स होता है। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, केवल अब बचेगा आर की पावर 4 डी आर, आर की पावर 4 डी आर। तो आर की पावर 4 डी आर को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो आर की पावर 5 अपॉन 5 बचेगा आर के रेस्पेक्ट। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ क्यू दैट इज 4 बाय के एप्सिलॉन नॉट और आर की पावर 5। एक तरीका तो ये है बेटा निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ तक नहीं जाना है तो सेकंड मेथड ये है कि आप लोग कर लेना ई डॉट डी एस। डी एस हमेशा आर के डायरेक्शन में आपको लेना है, बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका काम हो जाएगा। तो ई का वैल्यू जो है वो है आपके पास में के आर की पावर 3 आर डॉट, और आपको डी एस केवल आर डॉट में लेना है। तो मैंने आपको सिखा रखा है आर स्क्वायर, सॉरी ठीक है सॉरी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर लेना, तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली। ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरीके से आप दो प्रकार से इसको निकाल सकते हो, कोई ऐसा बड़ा काम है नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। अब जैसे ये जो इंटीग्रेशन है वो केवल किसका है, डी थीटा डी फाई का है। तो इसका तो 4 पाई वैल्यू फिक्स होता है। आर डॉट 1 हो गया और ये बाहर आ जाएगा बिकॉज आर के रिस्पेक्ट में आप कर नहीं रहे हो। तो ले दे के यही बनेगा आपका, डोंट वरी यही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल अभी खत्म हुआ नहीं है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है और पोटेंशियल आपको निकालना है, तो वो तरीका मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने वाला। बट अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाना ही नहीं है, या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है। कोई और तरीका मतलब ये होता है बेटा कि आपको ना पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। सेकंड तरीका मैं आपको थोड़ा दूसरे वे में ले जा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पहले क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड मत निकालो, पहले क्या निकालो, पोटेंशियल निकाल लो। तो वो भी हो सकता है। द पोटेंशियल, वन मोर मेथड लिखो, द पोटेंशियल of localized charge distribution of localized चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझते हैं, लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपकी बॉडी कहीं और रखी है, आप देख कहीं और से रहे हो, ठीक है, और आपका मेजरमेंट पॉइंट कहीं और है। इसे बोलते हैं लोकलाइज, क्योंकि सबकी लोकेशन अलग अलग है। इसका मतलब समझाते हैं। जैसे मान लो कि जो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वाले चार्जेस सपोज यहाँ कहीं पे रखे हुए हैं। ये कोई लेंथ है, ये कोई लाइन है, ये कोई लेंथ या लाइन है, जो भी है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ये लाइन है तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और आपको कहीं और पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, समझ रहे हो, कहीं और पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें कि ये जो हमारा लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस लाइन चार्ज के ऊपर आपके पास में कुछ चार्जेस हैं, जैसे हमने डी क्यू बोला है, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है, डी क्यू बोला है।
और इस लाइन चार्ज की वजह से अब हम लोग इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा। तो इसे बोलते हैं लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हर चीज़ की लोकेशन फिक्स है। जैसे इसकी लोकेशन क्या है, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इसकी लोकेशन में मान लेता हूँ आर वेक्टर है। जैसा कि नॉर्मली मैंने आपको बोला था कि हम आर ही मानते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पोटेंशियल और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जब पॉइंट है जहाँ पे मुझे निकालना है पोटेंशियल, सॉरी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल या कुछ भी अच्छा सॉरी, इसको हम आर प्राइम मानते हैं, सॉरी इसको प्राइम मानते हैं और इसको नॉर्मल आर मानते हैं। और चार्ज से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ये मान लेते हैं, ठीक है, आर वेक्टर। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वही सेम जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि वेक्टर रूल काम करेगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सिंपली एक वेक्टर रूल जो आपको हमेशा याद है। तो इससे मैं अगर आर वेक्टर निकालूं तो आर का मैग्नीट्यूड भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, विच इज रूट ऑफ आर स्क्वायर, हमेशा की तरह आर प्राइम स्क्वायर माइनस 2r प्राइम, और दोनों के बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ कितना है, वो थीटा है। तो ये नॉर्मल वेक्टर रूल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, ऐसे निकालते हैं हम लोग। और पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको निकलवाया था लास्ट टाइम, लाइन चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए और वॉल्यूम चार्ज के लिए, वैसे ही पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी, सो फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी, अगर मैं इसकी बात करूँ लाइन चार्ज डेंसिटी की, तो लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए नॉर्मली हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि पोटेंशियल निकालना है हमको आर डिस्टेंस के ऊपर। तो वो क्या होता है, हमारा चार्ज डेंसिटी कहाँ रखा हुआ है, आर प्राइम के ऊपर रखा हुआ है। तो आर प्राइम के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, जो कि चार्ज की और उसके बीच की होती है ना नॉर्मली आर। सरफेस चार्ज की बात करें नंबर 2, so for surface charge density, so for surface चार्ज डेंसिटी, सेम वही यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी काम आ जाएगी, वी आर इज इक्वल टू सिग्मा आर प्राइम टी आर प्राइम अपॉन आर। और नंबर तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो फॉर वॉल्यूम charge density, so we can say that Vr is equal to integration of rho r prime dr prime upon dr, ठीक है। अब हम सवाल करते हैं जो लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बेटा।
ठीक है ना। क्योंकि अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मान लो कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, कोई बॉडी है समथिंग लाइक, जहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैसे हम लोग उसका पोटेंशियल निकालें बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से। अभी तक तो हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए यही मेथड काम में लिया करते थे कि हम लोग उस प्रॉब्लम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे, देन उसको हम लोग फिर पोटेंशियल निकालते थे। अब हम सीधा पोटेंशियल निकालने वाले हैं बेटा। अरे यार लाइन टेढ़ी बन रही है, थोड़ा सीधा लाइन बना लें, टेढ़ी लाइन में मजा नहीं आता ना। एक सीधी लाइन में क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 2L। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर कर रहा है ये। और अगर मैं इसका मिड पॉइंट लेके देखता हूँ तो इस मिड पॉइंट से ये एल डिस्टेंस पर ये है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा इसको ऊपर भेज देता हूँ, तो ये मान लो ये पी पॉइंट है, और यहाँ मैं निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल इस लाइन चार्ज की वजह से, जो कि पॉइंट रखा हुआ है z डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ मान लो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, इसलिए दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल आएगा, और जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है पी पॉइंट पर वो एडिशन की फॉर्म में हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि समझना है इस चीज को, पोटेंशियल कभी वेक्टर नहीं होता, इसलिए इसके कंपोनेंट निकालने कोई जरूरी नहीं है। आपको बस के क्यू अपॉन आर लिखना है। के पहला चार्ज क्यू है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर। आर मतलब कि रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। there is no requirement to add the components, there is no requirement to separate the components, you just simply kq upon r, you just do the kq upon r। दूसरा चार्ज है हमारे पास के क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो भी कितना है हमारे पास, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ आसान बेटा इसलिए भी है क्योंकि ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों चार्जेस डिस्क्रीट हैं, इसलिए आप बड़ी इजीली कर पा रहे हो। बोथ चार्जेस आर डिस्क्रीट, सो देयर आर डिस्क्रीट चार्जेस, देयर आर डिस्क्रीट चार्जेस, वेरी सिंपल। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2 kq अपॉन रूट ऑफ, वो पता है आप लोग इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला था, अब आप पोटेंशियल निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। सो यू कैन डू विथ दिस थिंग विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। तो ये z डायरेक्शन में आपको निकालना है, तो z के रेस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, e इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v होता है, सो ग्रेडियंट हमने निकाल लिया। तो जो भी आपका v है z के साथ वेरी कर रहा है, तो उसको z के साथ वेरी करवा दीजिए, दैट मीन्स डेल अपॉन डेल z, एंड v का मतलब कितना हो गया, 2 kq अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट तो कर ही सकता हूँ ना बेटा। तो अगर आप लोग इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो नेगेटिव आउट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका डिफरेंशिएशन जो है ना, वो इस तरीके से संपन्न हो सकता है। समझ रहे हो, ऐसा ऐसे ही हम लोग काम कर सकते हैं किसी दूसरे चार्ज के लिए, देखो वो भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अब की बार मैं आपको ये सवाल करके दिखाता हूँ,
कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके लिए कैसे करते हैं वो बड़ा आसान है, सो कोई बड़ी बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं है, बस अब मैं इस लाइन को दे दूंगा एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझना ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 2, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वही z डिस्टेंस के ऊपर मिड पॉइंट से इस p पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, और वही है इस लाइन की जो लेंथ है वो 2l है, और ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि इसमें लैम्डा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लाइन। ओके बच्चों, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही एक हमको एलिमेंट निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, डी एक्स एलिमेंट बोल सकते हैं। डी एक्स एलिमेंट ये हमने निकाला है, ठीक है। और अगर मैं इस डी एक्स एलिमेंट की वजह से यहाँ पे निकालना चाहता हूँ लाइन, तो वही एक्स डिस्टेंस पर ये मैं मान लेता हूँ बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गलती से भी कंपोनेंट मत निकाल देना क्योंकि ये वेक्टर नहीं होता है। पोटेंशियल हमेशा अब आपको तो मजा आ रहा होगा यार, बढ़िया यार स्केलर होता है, कंपोनेंट की लफड़ाई नहीं है। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कितना मशक्कत करनी पड़ी थी कंपोनेंट के लिए। यहाँ तक सिंपल के क्यू अपन आर निकालना है। क्यू मतलब लैम्डा डी एक्स, क्यू मतलब छोटा सा एलिमेंट लैम्डा डी एक्स। अरे डी क्यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं ना। अगर टोटल चार्ज मान लो क्यू है तो टोटल चार्ज आप लोग क्यू भी मान सकते हो, तो क्यू अपॉन 2 लिख सकते हो पूरी लेंथ के अक्रॉस। ये लैम्डा की वैल्यू होती है ना। तो इस अकॉर्डिंगली अब डिस्टेंस देख लो कितनी है, तो डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला। अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने ये तो कर दिया, पर यहाँ पर आपका x वेरी कर रहा है और वो -l से +l तक वेरी कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि ये जीरो है यहाँ पे ओरिजिन। तो ये जो है वो -l होगा और यहाँ जो +l होगा। तो ओरिजिन अगर बीच में है तो -l से +l। हाँ अगर ओरिजिन यहाँ पर है तो यहाँ फिर आप जीरो लो, यहाँ पर आप 2l लो। वो डिपेंड करता है कि आपका ओरिजिन कहाँ पर है, बस यही आपको काम करना है। अब ये आपकी कला है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर पाते हो। तो देखो सॉल्व करना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, मैं तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला काम में लेता हूँ। बचपन में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आई डोंट नो। आप तो 11th के कोई से भी बुक उठा लो और डिफरेंशियल वाली, उसमें बहुत सारे तरीके हैं इस तरह के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के। मैं बता रहा हूँ वो ए कोसेक स्क्वायर थीटा मान के करते हैं उसको, ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप। बाकी मेरे पास तो एक फॉर्मूला होता है कि ये हम लोग बचपन में याद किया करते थे, डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ ऐसा फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद है तो आप पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि के और लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, क्वांटिटीज बाहर आ जाएगी। बाकी आप रखो ना वैल्यू लॉग का, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। और लिमिट लगा दो -l से +l। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, बट आपको log a माइनस log b का फॉर्मूला भी याद होगा। log a माइनस log b मतलब क्या होता है, log a प्लस b। इज इट ओके? सो log a अपॉन b, सॉरी log a माइनस b मतलब log a अपॉन b। सो log ऑफ a अपॉन b, तो जैसे आप x की वैल्यू l रखोगे तो यहाँ पे तो l आ जाएगा, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा माइनस का l प्लस, ये तो खैर सिंपल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एल भी रख दूंगा। ठीक है। अब ये तो मेरे पास आ गया पोटेंशियल का आंसर। मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा की तरह कि आप चाहो तो मिस्टेक अच्छा तो ओके ओके ओके, एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दी। एक्चुअली यहाँ एक्स नहीं था, वो गलत लिख दे, जेड है यहाँ पे ना, वो जेड लिखना था, वो बाई मिस्टेक मैंने ए लिख दिया। सो देयर इज ए जेड
जेड। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पोटेंशियल निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कौन सी बड़ी बात है यार। अब जेड के रेस्पेक्ट में वेरिएशन आ रहा है तो आप जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो आपका काम इजीली बन जाएगा। चलो करके देखते हैं एक बार। पोटेंशियल मैंने निकाल लिया, और आपको ये बात पता है ना, किसी भी लाइन की वजह से सेंटर से जेड डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको कहा था पहले भी, इसको याद कर लेना। आई डोंट नो आपने याद किया नहीं किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही सेम क्वेश्चन मैंने किया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना है, याद आ रहा हो तो ठीक है। ये होता है, तो इस फॉर्मूले का आंसर आपको पता होना चाहिए, ये आंसर आएगा। हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम में पहले पोटेंशियल निकाला है डायरेक्ट तरीके से। अब हम बस टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है निकाला। तो हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट की वजह से करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस की वजह से करना चाह रहे हैं, तो चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास है के लेमडा, तो खैर आपका बाहर आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो के लेमडा आपका बाहर आ जाएगा, एंड लॉग ऑफ एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन माइनस एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, वन अपॉन एक्स होता है। अगर मैं वन अपॉन एक्स यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है माइनस एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा, तो वन अपॉन एक्स। और अगर एक्स में भी कुछ चीजें हैं तो उनका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर एक्स में भी कुछ चीजें हैं तो उनको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मल्टीप्लाई विद द, मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, टाइम उसमें थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा बेटा। तो पहले तो डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देते हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको निकालना है, और y का वैल्यू है ए एक्स अपॉन बी एक्स, है ना। तो हम लोग कैसे करते हैं बेटा, कि जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका तो करते हैं स्क्वायर, फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं, और फिर न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर से फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो वन अपॉन ये जो भी है ना ये चीज, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो इसको पहले स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर को, दैट मीन्स हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग माइनस एल प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर। देन फिर हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद न्यूमरेटर को जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करने वाले डिफरेंशिएट। तो न्यूमरेटर जो है आपका उसको डिफरेंशिएट करो आप लोग, सो जेड का टू जेड हो जाएगा, और नीचे जो है वो पहुंच जाएगा, वो एल का तो खैर कुछ होगा नहीं, एल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। बट हाँ वो नीचे पहुंच जाएगा, तो रूट ऑफ टू एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं। इन द सेम वे हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, और अब एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ नहीं करना, और मल्टीप्लाई विद द, वापस से वही टू जेड आ जाएगा। देन सिंपली हम लोग वही एल माइनस एल का तो जीरो हो जाएगा, ओके माइनस एल का जीरो हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सिंपल। दिस इज द वे कि हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे, ओके, इट्स अ वेरी फाइन वे, ओके। अब आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो मामला सेट हो जाए, इससे कट जाएगा,
इससे ये कट जाएगा, ठीक है। देन जेड अपॉन एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो खैर बाहर आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। इसमें एक काम और हो सकता है कि इसका आप लोग स्क्वायर करेंगे ना, तो ये स्क्वायर टर्म इससे एक बार पूरी कट जाएगी, स्क्वायर टर्म इससे एक बार पूरी कट जाएगी, और यहाँ बचेगा, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद द ए माइनस बी, सो ए प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो इसका हिसाब किताब देख लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे लूंगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, माइनस के लेमडा, ओके, डिनोमिनेटर में ही सारा काम चल रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद द ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारे पास ए स्क्वायर तो हो गया ये, और माइनस बी स्क्वायर भी। फिर हम लोग बड़े ब्रैकेट की ओर आते हैं, जरा इसका भी हिसाब किताब देख लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं। हिसाब किताब अगर आप इसमें देखना चाहो तो दिस थिंग मल्टीप्लाई विद द दिस थिंग, तो ये थिंग तो आपकी कॉमन आ जाएगी, तो z अपॉन एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं ऑलरेडी बाहर ले सकता हूँ। सो 1 अपॉन z अपॉन रूट ऑफ, अब जो बचता है मेरे पास, अब जो बचता है मेरे पास वो बचता है माइनस एल प्लस एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समथिंग लाइक माइनस एल प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देन माइनस एल माइनस रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा करके बच जाता है। तो इससे भी ये कट जाता है, सॉरी ये नहीं, जेड स्क्वायर कटेगा, ये तो बचेगा। सो ये तो बचा हुआ आप लोग है ना, इसको मत काटो, बचेगा क्या, यही बचेगा, बाकी ये कटेगा। तो माइनस का 2l माइनस माइनस प्लस, वी कैन से दैट माइनस माइनस प्लस, so ये जाएगा तो ये फिर बचेगा हमारे पास जेड स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास जेड अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देन वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ एल, क्योंकि माइनस तो आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो ना। देन z से z कैंसिल हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी 2k lambda l अपॉन z इंटू z अपॉन रूट ऑफ, ये z, दैट्स द आंसर। नई बात तो मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ, ये आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, पर हमने एक बार टेस्ट करके देख लिया कि हमने जो पोटेंशियल निकाला था ना वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया बेटा। तो जब हम लोग पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हैं, और हमें ये बात पता है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों ने पहले भी निकाला था, इसका मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सही निकाला है बिना किसी हेडेक के। तो आप लोग लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं हम लोग फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन है बेटा रिंग का, रिंग वाले क्वेश्चन भी कोई भारी काम नहीं है, वो भी आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ उधर, देखो एक रिंग है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस रिंग से सेंटर से पी पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट z डिस्टेंस के ऊपर, वही लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है, ओके। और मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इस रिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं ऐसे मानता हूँ एक लाइन एलिमेंट यहाँ पर है जिसका लेंथ dl है,
तो अब तो आप खैर समझ गए होंगे कि लाइन एलिमेंट क्यों मानते हैं हम लोग। तो किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल जो होगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर होगा। सो ये लाइन एलिमेंट 0 से लेकर 2 पाई आर तक आपको घुमाना है, जो उसकी सरकमफेरेंस है वहाँ तक। और लेमडा ऑफ डी एल डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो डिस्टेंस है जो उस लाइन एलिमेंट से है। तो लेमडा का वैल्यू तो फिर आपको समझ में आएगा, 2 पाई आर तक वो घूमेगा। सो अल्टीमेटली लेमडा बाहर आ जाएगा, सो के ऑफ लेमडा तो बाहर आ जाएगा। और 2 पाई आर तो आपका घूम ही रहा है, तो घुमा दो 2 पाई आर तक, कोई क्या दिक्कत है। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही सही। ये आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा टास्क है नहीं। तो दिस इज योर आंसर। और आप लोग को तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। पी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के साथ ही वेरी करेगा, बिकॉज ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉइंट से लेंथ की डायरेक्शन में होगा ना, जिस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप कुछ मत करो, इस पोटेंशियल का जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। और अब ये आपका काम है कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हो। बट हाँ, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और आपका ये आंसर आना भी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। सो 2 पाई के लैम्डा आर ऑफ जेड, ये आपको आना चाहिए, ये आपने निकाला हुआ भी है पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आता है, किसी भी रिंग की वजह से सेंटर से जेड डिस्टेंस ऊपर की हुई है ना बेटा, ये आपका आ जाएगा, कर लेना इसको। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये चेक हो जाएगा कि हाँ आखिर ये आ रहा है क्या। अब मैं डिस्क की बात करता हूँ। डिस्क भी आप लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा है पहले, अब उसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये रिंग है क्योंकि ये अंदर से खोखली है। अब की बार मैं डिस्क लेता हूँ, डिस्क अंदर से भरी हुई होती है बेटा। तो डिस्क में क्या होता है, थोड़ा कुछ होता है ना, मोटाई होती है उसमें पूरी। तो ये डिस्क मान लेता हूँ। मेरे को फिर से इसमें एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एलिमेंट में निकाल लेता हूँ। इस एलिमेंट की जो मोटाई है वो कितनी है, ये dx मान लेता हूँ। dx एक एलिमेंट है जो रिंग फॉर्म में है, पर उस रिंग की मोटाई है, जैसा कि मैं आपको पहले के रजूओं में हम लोग समझते हैं। इससे p डिस्टेंस पर ऊपर की ओर z दूरी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि ये dx मोटाई की है और ये x डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, x, और ये जो मोटाई है वो कितनी है, dx। तो x डिस्टेंस पर dx मोटाई के चलते ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस डिस्क का जो एरिया है, छोटा सा एरिया, वो हो जाएगा 2 पाई एक्स, क्योंकि सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई विद द डी एक्स, दैट इज द मोटाई, विड्थ। सो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे के क्यू अपॉन आर। सो क्यू मतलब सिग्मा ऑफ डी ए अपॉन आर मतलब की डिस्टेंस। अब केवल x ही वेरी करेगा उसमें, बिकॉज उसका a तो मैंने डी ए लिख ही दिया उसका। सो डी ए इज वॉट, दैट इज 2 पाई एक्स डी एक्स। केवल एक ही चीज वेरी कर रही है, वो है x, तो हमको x को वेरी करवाना है। अब ये आपके ऊपर कला देता हूँ मैं आपको, कैसे आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हो। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करने का तरीका। आप क्या करें, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो। ये मैं आपको हिंट देता हूँ, इससे करके देखिएगा, इस इंटीग्रेशन को आपका काम हो जाएगा। तो आफ्टर द इंटीग्रेशन, और हाँ लिमिट, लिमिट लगाएंगे आप लास्ट में 0 से लेके r, क्योंकि x जो है वो केवल रेडियस तक, ये जो r है ना यहाँ तक वेरी कर रहा है, आपका x घूमता घूमता है। देखो गोलाई जो है ना, गोलाई मतलब सरकमफेरेंस, वो तो थीटा ने कवर कर लिया 2 पाई तक, तो 2 पाई एक्स तो आपका ऑलरेडी आ चुका है। केवल आपको ये r तक लेके जाना है इस डिस्क को, इसलिए r तक की लिमिट लगा दीजिएगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा z पॉइंट के ऊपर
और वो आपको मिलेगा 2 पाई k ऑफ सिग्मा रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ जेड। इस स्थिति को ध्यान रखते हुए अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जेड डिस्टेंस के ऊपर, जैसा कि हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं, डेल वी अपॉन डेल जेड करके ही निकालना पड़ेगा आपको जेड के, बिकॉज जेड भी वेरी कर रहा है। और ये डिस्क वाला क्वेश्चन ही मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले, इसलिए आप लोग इसका आंसर जो निकाल के लाएंगे वो आपको लाना है 2 पाई के सिग्मा जेड और 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड। अरे यार ये बात समझ में, ये आपको आंसर पता होना भी चाहिए और ये निकल के आ भी जाएगा। फिर इसके बाद वाला एग्जांपल भी खैर आप लोग ने कर रखा है, जिसे होलो डिस्क वाला एग्जांपल है वो, तो उसमें कुछ नहीं, केवल लिमिट जो है ना आपने यहाँ पे 0 से लेके कैपिटल आर तक रखी थी सिग्मा की, वहां पर आपको जो भी आपकी डिस्टेंस दे रखी है आर से लेके आर वो करनी है, और तो कोई अंतर नहीं आता होलो में, क्योंकि उसमें चार्जेस एक लिमिटेड डिस्टेंस तक रखे होते हैं, तो वो होलो डिस्क वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल सब प्रैक्टिस के लिए होते हैं बेटा, ये आपको आने चाहिए, ये मस्ट होता है, क्योंकि ये सब नॉन एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं से बनता है अननोन एग्जाम्पल। होलो डिस्क में आपको पता है कि एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आपका चार्ज भरा होगा, तो ये मान लेता हूँ मैं, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है और यहाँ से लेके चार्ज कहाँ भरा हुआ है बेटा, कैपिटल आर डिस्टेंस तक भरा हुआ है। वही तरीका है करने का, बीच में चार्ज भरा हुआ है इसके, ये वाला, तो वही बीच में एक आप छोटा सा क्या निकाल लो, सर्किल निकाल लो जो dx मोटाई का हो, जिसमें सिग्मा हो, और वही इसके सेंटर से p डिस्टेंस पर आप सॉरी z डिस्टेंस पर आपको p पॉइंट पर क्या निकालना है, वही निकालना है पोटेंशियल। तो मैं वही बात बोलूंगा कि जो पोटेंशियल आपका आएगा v एट द z पॉइंट, बस आपको यहाँ पर लिमिट लगानी है r से लेके r, क्योंकि इतनी लिमिट में ही आपका चार्ज एनक्लोज्ड है, आपका चार्ज बंद है। इस लिमिट के बाद में के सिग्मा डी ए का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 2 पाई एक्स और डी एक्स अपॉन समझ आएगी बात, सिंपल सोल्व कर लो, इंटीग्रेशन सोल्व करना तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल है, तो उससे पोटेंशियल निकल जाएगा आपका। ठीक है, सेम सवाल है, बस लिमिट का चेंज है और कुछ नहीं है। सो 2 पाई के आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया है मैंने और कुछ नहीं, के सिग्मा रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इट। और फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको निकालना है, और वही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेल बी अपॉन डेल जेड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, कर दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। सो 2 पाई के सिग्मा ऑफ जेड 1 अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ दैट्स इट। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम खत्म। कल मैं आपको सिखाऊंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल कैसे निकालें, और भी उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल के वो कुछ और जो सवाल बच रहे हैं, इस तरह के सवाल हैं सारे, वो हम लोग कल फिनिश करेंगे और इस पोटेंशियल वाले चैप्टर को कल क्लोज कर देंगे।
फिर परसों से हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मतलब एनर्जी निकालना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी वाली क्लास भी हम लोग लेंगे एक आध दिन, और एनर्जी निकालना भी हम लोग अब सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय।